अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हम लोगों ने देख लिया था कि फंड क्या होता है और फंड फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, क्या उसके मेरिट्स डिमेरिट्स हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज बेसिकली हम लोग फोकस करने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स पे कि किस तरीके से हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग टैकल करते हैं, किस तरह से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमारे तीन स्टेटमेंट बनते हैं। एक होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एक होता है आपका स्टेटमेंट फॉर फंड फ्रॉम ऑपरेशन या फंड यूज्ड इन ऑपरेशन, एंड द थर्ड वन इज सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो ये बेसिकली हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट में तीन स्टेटमेंट बेसिकली बनते हैं और इन तीनों के बारे में हम लोग को देखना है। ठीक, मैंने आप लोग के लिए एक ही बार में तीनों स्टेटमेंट बना दी है क्योंकि यही तीन स्टेटमेंट आपको बनाने हैं। और कैसे बनता है, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, आइए उसके बारे में देखते हैं। ठीक, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो सबसे पहला स्टेटमेंट बनता है वो होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज सॉरी। तो जब कभी भी हम वर्किंग कैपिटल के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमको किससे मतलब होता है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में। करंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आती है? तो करंट एसेट्स में हमारे पास होता है कैश, बैंक, बीआर, डेटर, इन्वेंट्रीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। So these are current assets. In current liabilities we have sundry creditors, bills payable, outstanding expenses, bank OD, short term loans and advances. ये हो गया हमारा करंट लायबिलिटीज। ठीक, आपको इसमें चार कॉलम दिख रहे होंगे। तो बेसिकली जब कभी भी हम वर्किंग कैपिटल में चेंजेस निकालते हैं तो हमारे पास चार कॉलम क्रिएट करते हैं। द फर्स्ट वन इज ओपनिंग बैलेंस, जो आपका लास्ट ईयर की बैलेंस शीट का जो बैलेंस दिया होगा, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जो अमाउंट होगा वो इस साल का ओपनिंग हो जाएगा और इस साल की जो बैलेंस शीट का अमाउंट दिया होगा वो इस साल की क्लोजिंग हो जाएगा। सो मुझे क्या करना है? सबसे पहले हमें बैलेंस शीट जो हमारे पास 2 साल की दी होगी उसमें मुझे करंट एसेट्स देखने हैं और करंट लायबिलिटीज देखने हैं। करंट एसेट्स जितने भी होंगे उनका ओपनिंग और क्लोजिंग लिख देना है और जितनी भी करंट लायबिलिटीज होगी उनका ओपनिंग और क्लोजिंग लिख देना है। मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें हमको दिक्कत होने वाली है। नाउ मेन मुद्दा हमारा होता है कि ये हम क्या बना रहे हैं? ये हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। हम क्या बना रहे हैं? तो हम बना रहे हैं यहां पे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ठीक, वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस हो रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कैश ओपनिंग कुछ है और क्लोजिंग कुछ है तो उसमें जो भी इंक्रीज हो रहा होगा या अगर वो डिक्रीज हो रहा होगा तो जितना इंक्रीज हो रहा होगा वो इंक्रीज कॉलम में और जितना डिक्रीज हो रहा होगा वो डिक्रीज कॉलम में। सर एक एग्जांपल देकर के समझाइए। मैंने कहा कैश हमारे पास 10,000 है और क्लोजिंग कैश हमारे पास 15,000 है। तो 10,000 ओपनिंग है, 15,000 क्लोजिंग है, इसका मतलब 5,000 से मेरा ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ओके सर हमारे पास बैंक जो है, बैंक हमारे पास 20,000 थी और क्लोजिंग हमारे पास 16,000 है। तो 20,000 ओपनिंग थी, 16,000 क्लोजिंग थी, इसका मतलब कि 4,000 मेरा डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो इसका मतलब कि हम इंक्रीज डिक्रीज निकाल लेंगे। करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होगा, अब आप खुद सोचो, अगर करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो जल्दी से बताओ, मेरा करंट एसेट इंक्रीज होगा तो मेरी वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ओके सर, ठीक है, तो यानी कि जितना डिफरेंस होगा उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज करके लिख देंगे। ठीक है, सेम विद डेटर, सेम विद इन्वेंट्री, सेम विद मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड सेम विद प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, इंक्रीज डिक्रीज तो हम लोग तुरंत निकाल लेंगे। अब बात करते हैं हम सन्ड्री क्रेडिटर्स की। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स मान लेते हैं मेरे पास 16,000 था और ये हो गया 20,000। मेरे पास 16,000 का था और अब कितना हो गया? 20,000। तो यहां पे देखिए, आप देख रहे होंगे कि मेरे पास जो करंट लायबिलिटी है वो बढ़ रही है। तो करंट लायबिलिटी बढ़ रही है कितने से? 4,000 से।
करेंट लायबिलिटी बढ़ तो रही है 4000 से, लेकिन हम इसको इंक्रीज में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे उसका रीजन समझते हैं। हमें पता है कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है मेरा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अगर करंट एसेट्स बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा, अगर करंट एसेट्स घटेगा तो वर्किंग कैपिटल भी घटेगा। लेकिन अगर हम करंट लायबिलिटी की बात करें तो करंट लायबिलिटी में हमारा उल्टा होता है। उल्टा का मतलब अगर मेरी करंट लायबिलिटी बढ़ रही होगी, इसका मतलब कि मेरा वर्किंग कैपिटल कम हो रहा होगा। मेरी करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रही होगी तो वर्किंग कैपिटल क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। और अगर मेरी करंट लायबिलिटी कम हो रही है तो वर्किंग कैपिटल क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। यानी कि करंट एसेट्स के साथ पॉजिटिव रिलेशन और करंट लायबिलिटी के साथ होता है 36 का आंकड़ा। 36 का आंकड़ा देखो, एक 3 इधर देख रहा है और एक 3 उधर क्या कर रहा है, उधर देख रहा है। इट मींस कि इन दोनों के बीच में क्या है, 36 का आंकड़ा है। मतलब कि अगर करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल घटेगा, और करंट लायबिलिटी अगर घटेगी तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। ओके सर, इसका मतलब कि सर एक एग्जांपल देके बताइए। मैंने कहा ओके, 100 रुपए की करंट एसेट्स थी, 40 रुपए की करंट लायबिलिटी थी, ये कितना हो गया 60। अब हम कहते हैं करंट एसेट्स उतना ही है लेकिन करंट लायबिलिटी बढ़ के 60 हो गई, यानी कि बढ़ गई। तो जल्दी से बताओ मेरी वर्किंग कैपिटल क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि करंट लायबिलिटी के बढ़ने से वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगा। ठीक, ओके सर, अब मेरे पास ये चीजें क्लियर हो गई। अब जरा ये बताओ, 16,000 से 20,000 हो रहा है, मतलब इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन मेरी करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन मेरा वर्किंग कैपिटल क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब 4,000 हम डिक्रीज में लिख देंगे। ओके सर, बिल्स पेबल पहले मेरे पास था 15,000, अब ये हो गया 10,000। तो मेरा डिक्रीज तो हो रहा है 5,000, लेकिन करंट लायबिलिटी के डिक्रीज होने से मेरा वर्किंग कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि 5,000 हम किस में लिख देंगे, इंक्रीज में। कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करेंगे, इसका टोटल लिख देंगे, इसका टोटल हो जाएगा 5,000, इसका टोटल हो जाएगा 4,000। ठीक, फिर यहां पे इंक्रीज कितना हुआ 5, तो 5 और 5 कितना हो गया 10,000, और 4 कितना हो गया 8,000। अब मेरे पास वर्किंग कैपिटल जो हुआ है इंक्रीज, क्या हो रहा है, इंक्रीज, और हमारे पास डिक्रीज में कितना कम है 8,000। अब जो बैलेंस, जो दोनों में डिफरेंस होगा, तो 10,000 और 8,000 का डिफरेंस कितना है 2,000। हम इस 2,000 को लिखेंगे किस साइड में, इस 2,000 को हम लिखेंगे डिक्रीज साइड में ही, लेकिन हम नाम क्या लिखेंगे उसका, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल लिखेंगे उसको हम डिक्रीज साइड में, लेकिन नाम क्या देंगे, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। क्यों, क्योंकि 8 और 2 कितना होगा 10, यानी कि तब न जाकर के यहां दोनों बराबर होंगे, इधर भी 10 और इधर भी 10। तो जो बैलेंस आएगा, बैलेंस हम लिखेंगे जिधर बैलेंसिंग फिगर आएगा, बट हम नाम क्या देंगे, अपोजिट देंगे। ठीक, अब आप यहां देख भी सकते हो, आपका इसका टोटल आ रहा है 10,000, इसका टोटल आ रहा है आपके पास 8,000, यानी कि 10,000 से इंक्रीज हुआ है और 8,000 से डिक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब कि बैलेंस हमारा किधर आ रहा है, डिक्रीज साइड में ही आ रहा है, लेकिन हम उसको नाम क्या देंगे, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। बैलेंस आएगा डिक्रीज साइड में ही, लेकिन हम लिखेंगे किस साइड, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां तक अगर चीजें क्लियर है तो क्या हम आगे बढ़े। शेड्यूल इन वर्किंग कैपिटल अगर आप लोग क्लियर है तो हम आगे बढ़े। बिल्कुल सर, एक अभी हम लोग वैसे क्वेश्चन उठाएंगे तो हम लोग की चीजें एकदम ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी, बट फिर भी एक बार हम लोग पूरा एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद से हम एक एक चीज को पकड़ेंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसको कट शॉर्ट करूं तो सबसे पहले सारे का ओपनिंग क्लोजिंग लिख दोगे फिगर, चाहे वो करंट एसेट्स हो चाहे करंट लायबिलिटीज हो, सबका ओपनिंग क्लोजिंग फिगर लिख देना। ठीक, उसके बाद से इंक्रीज डिक्रीज जो हो रहा होगा करंट एसेट्स में वो लिख देना, करंट लायबिलिटी में जो इंक्रीज डिक्रीज होगा वो लिख देना। बट डिफरेंस क्या होगा कि
जब हम करेंट लायबिलिटीज की बात करेंगे तो अगर वो इंक्रीज हो रहा होगा तो डिक्रीज में लिखेंगे और अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो इंक्रीज में लिखेंगे। ठीक, फिर इन दोनों को टोटल कर लेंगे, टोटल में बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। बैलेंसिंग फिगर अगर मेरा इंक्रीज ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर डिक्रीज के साइड में आएगा और अगर डिक्रीज ज्यादा होगा तो बैलेंसिंग फिगर इंक्रीज के साइड में आएगा। तो जिधर बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको उधर ही अमाउंट लिखेंगे, लेकिन हम उसको रिवर्स करके लिखेंगे, मतलब कि इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल नाम देंगे अगर वो डिक्रीज साइड में आएगा और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल नाम देंगे अगर वो इंक्रीज साइड में आएगा। क्यों? क्योंकि अगर कंसेप्चुअली समझो, क्या समझो? कंसेप्चुअली, तो यहां पे बताओ इंक्रीज 10,000 का हुआ है, डिक्रीज 8,000 से हुआ है, इसका मतलब कि अल्टीमेटली मेरा इंक्रीज कितने से हो रहा है? 2,000 से। तो 2,000 हम किधर लिखेंगे? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हमको क्लियर हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन और कुछ भी नहीं, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट ही है जो इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग निकालते थे। तो इनडायरेक्ट मेथड से जब हम लोग निकालते थे फंड फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो जितना काम हम उसमें करते थे वही सारा काम हमारा क्या होगा? इसमें भी होगा। सर उसमें तो हम लोग नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते थे, सारे नॉन कैश आइटम को एडजस्ट करते थे, सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को एडजस्ट करते थे और जितने भी हमारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है उसको एडजस्ट करते थे। और उसको करने के बाद आप लोग को ध्यान होगा, इसी को करने के बाद से आप चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल निकालते थे। इसका मतलब कि अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूं तो यही हमारा क्या बन जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर एक बार और क्या बोले, नहीं समझ में आया। मैंने कहा ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप लोग को याद होगा, यही सारी चीजें हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखते थे और इसी के बाद लिखते थे नेट प्रॉफिट बिफोर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और फिर वर्किंग कैपिटल की चेंजेस निकालते थे। याद आ रहा है? वही सेम पोजीशन हमारा यहां पे भी होगा, बट इसमें चूंकि हम ऑलरेडी शेड्यूल इन वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकाल चुके हैं तो हमें सिर्फ कहां तक काम होगा? बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तक का। ओके सर कैश फ्लो स्टेटमेंट तो हम लोग वैसे इतना याद नहीं है, एक बार हमसे क्विक रिवीजन कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, जो आपको नेट प्रॉफिट दिया होगा उसमें हम लोग ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन कैश एडजस्टमेंट। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन कैश एडजस्टमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? तो सबसे पहले आता है हमारा डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तब व्हेन इट इज नॉट ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी। इसका मतलब कि सर आप इस पे स्टार बना दो कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे चर्चा। ठीक, अच्छा, तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दिए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर होगा तो उसको ऐड कर देंगे। और जितने भी फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ करते थे, फिक्टिशियस एसेट या इंटेंजिबल एसेट जिसको हम क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं, तो गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तब ऐड कर देंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करते हैं तब ऐड कर देंगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स को राइट ऑफ करेंगे तब ऐड कर देंगे। पेटेंट को राइट ऑफ करेंगे तो ऐड कर देंगे। मामला फंसता है कि सर इसको हम लोग ऐड और लेस क्यों करते हैं? ठीक, इसको हम ऐड और लेस क्यों करते हैं? अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो। कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो सिर्फ मेरे प्रॉफिट पे असर डाल रहे हैं, मेरे प्रॉफिट पे असर डाल रहे हैं, लेकिन उसके बदले मेरा फंड नहीं जा रहा है। प्रॉफिट पे असर डाल रहे हैं लेकिन उसके बदले मेरा फंड नहीं जा रहा है। अब मान लेते हैं कि 100 रुपए की प्रॉफिट है और मान लेते हैं कि इस 100 रुपए से पूरा का पूरा मेरा फंड गया था, तो 100 रुपए की प्रॉफिट हुई, इसका मतलब 100 रुपए का मेरे पास फंड है। लेकिन अब कहता है कि मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया, तो जब डेप्रिसिएशन माइनस किए होंगे 10 से तो मेरा प्रॉफिट तो 90 हो गया, लेकिन उसके बदले मेरा फंड कुछ भी कम नहीं हुआ। फंड एट इज कितने का है? 100 का है।
तो भाई अगर मुझे फंड को पता कर लगाना है कितना है, तो इस 90 में ये 10 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सेम विज गुडविल, गुडविल मैंने राइट ऑफ की 20 रुपए का, तो 20 का अगर मेरा राइट ऑफ हुआ तो उससे मेरे फंड पे कोई असर नहीं पड़ता है। प्रॉफिट तो मेरा 70 हो गया, लेकिन फंड अभी भी मेरा कितना है, 100 ही है। ठीक, यही वजह है कि हम नेट प्रॉफिट में गुडविल जो राइट ऑफ किए थे वो ऐड करते हैं और जो डेप्रिसिएशन है वो भी ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता करना है कि मेरे प्रॉफिट जो है मेरे फंड पे कितने रुपए के असर डालता है। ठीक, इसीलिए हम सारी की सारी चीजें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ओके, तो हमने यहां पे नॉन कैश एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दिया, मैंने गुडविल ऐड कर दिया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऐड कर दिया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स ऐड कर दिया, पेटेंट ऐड कर दिया। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट तो कम हो गया लेकिन उस पे फंड पे कोई असर नहीं पड़ा, तो हम प्रॉफिट को वापस से क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। तो इसीलिए हमने इस चीज को ऐड बैक कर दिया किसमें, प्रॉफिट में। ठीक, इसके अलावा प्रपोज डिविडेंड है, डिविडेंड है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्या होता है प्रपोज डिविडेंड, इसको भी हम ऐड करते हैं। एंड देन वॉट एवर वी हैव एप्रोप्रिएशन, व्हाट इज दैट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस प्रॉफिट में से मैंने कुछ कुछ हिस्सा क्या कर दिया है, निकाल दिया है। तो भाई जब प्रॉफिट में से हमने निकाला होगा तो ऑटोमेटिक मेरा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम। अब मुझे उसको वापस से ऐड बैक करना होगा ताकि वो मुझे करेक्ट फिगर दे सके कि मेरे पास कितने की फंड अवेलेबल है। दैट्स वाई जितने जितने चीजों से मेरा प्रॉफिट कम हुआ होगा उसको वापस से प्रॉफिट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इन चीजों से, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है या फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, तो सॉरी एक्सपेंसेस हैं, तो हम इनको ऐड बैक कर देंगे। ठीक, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व या ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व इज आवर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी नहीं कह सकते हो, इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, और इसीलिए हम इसको भी क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। ठीक, ओके सर। अगर यही ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व की जगह ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व हो गया, तो उस केस में जितना भी ये होंगे ऐड, उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, ये चीज आप इसको ध्यान में रखना। तो यहां से यहां तक की सारी चीजें हमने ऐड कर दी। कौन कौन सी, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, पेटेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, डिविडेंड के बारे में चर्चा करेंगे, और एप्रोप्रिएशन ऐड कर दिया। इन सब को ऐड करने के बाद जितने भी इनकम्स हैं, अब इनकम के वजह से आपका प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ जाता है। इनकम की वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, और ये आपका नॉन ऑपरेटिंग चीजें हैं, तो हम वापस से इनकम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वापस से हम इनकम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि इससे आपकी प्रॉफिट बढ़ गई थी। तो फंड अभी भी हमारा नीचे है, प्रॉफिट मेरा ऊपर हो गया, तो प्रॉफिट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो हम ये सारी चीजें क्या करने लगे, लेस करने। कौन कौन सी इनकम हो सकती है, एप्रिसिएशन हो सकता है, डिविडेंड मैंने रिसीव किया है, प्रॉफिट बढ़ गया होगा, रेंट रिसीव किया है, प्रॉफिट बढ़ गया होगा, रिफंड आया है इनकम टैक्स का, प्रॉफिट बढ़ गया होगा, रिटर्न बैक किए हैं, प्रॉफिट बढ़ गया होगा। यानी कि जिन जिन चीजों से मेरा प्रॉफिट बढ़ा होगा उसको फिर वापस क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो ये जितनी भी चीजें हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, जितनी भी चीजें उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो बिल्कुल कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरह है। नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश आइटम ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर देंगे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम सॉरी एक्सपेंसेस प्लस कर देंगे, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन। सो वी हैव टू थिंग, द वन इज इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, एंड द अनदर थिंग इज फंड फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर हो गया? हाँ सर। तो हम लोगों ने दो बातें डिस्कस कर ली, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस जिससे इंक्रीज डिक्रीज निकलता है, और ये हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन जिससे मेरा कितना फंड हमारा ऑपरेशन से आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया, वो निकल गया। ओके, नाउ द लास्ट एंड द फाइनल स्टेटमेंट इज आवर फंड फ्लो स्टेटमेंट। नाउ हम क्या प्रिपेयर करने जा रहे हैं, अपना फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब ये फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या कहता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बात करता है सोर्सेज और एप्लीकेशन की, बात करता है सोर्सेज और एप्लीकेशन की। सोर्सेज का मतलब होता है कहां कहां से फंड आया, सोर्सेज का मतलब कहां कहां से मेरे पास फंड आया।
तो जहां जहां से मेरे पास फंड आ रहा होगा वो सोर्सेज में, और जहां जहां हम फंड को अप्लाई कर रहे होंगे वो मेरा एप्लीकेशन में। जिससे जिससे मेरे पास फंड या पैसे आ रहे होंगे सोर्सेज, जिससे जिससे मेरे पास फंड जा रहे होंगे या पैसे जा रहे होंगे उसको एप्लीकेशन। ओके सर, सो पहली बात करते हैं इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स। अगर हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे या प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे तो मेरे पास फंड आएगा, पैसा आएगा, तो हम उसको कहां लिख दिए? सोर्सेज में। मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया, फंड आ गया, तो उसको भी क्या कर देंगे? सोर्सेज में। देन वी हैव इशू ऑफ डिवेंचर, मैंने डिवेंचर इशू किया, पैसा या फंड मेरे पास आ गया। देन वी हैव रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, मैंने लोन लिया, लोन लिया इसका मतलब कि मेरे पास फंड आ गया, पैसा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट है आपका सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपके पास कोई फिक्स्ड एसेट था, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट था, आपने उसको सेल आउट कर दिया, आपने उसको बेच दिया, तो दिस इज कॉल्ड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या फिर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। उस केस में भी आपके पास फंड आएगा, पैसा आएगा। तो ये सारे आपके सोर्सेज हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं यहां पे, एक आपका लिखा है फंड फ्रॉम ऑपरेशन और एक लिखा है आपका डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। फंड फ्रॉम ऑपरेशन और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। मेरी बात अब ध्यान से सुनिएगा। ऑपरेशन से आपके पास फंड आया, इसका मतलब प्रॉफिट बच गया, तो प्रॉफिट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फंड। तो जितना ज्यादा फंड होगा उतना ज्यादा आपके पास सोर्सेस, जितना ज्यादा आपके पास प्रॉफिट होगा बचेगा उतना ही आपके पास सोर्सेज ऑफ फंड होंगे। तो अगर आपके पास फंड फ्रॉम ऑपरेशन आता है, इट मींस कि दिस इज योर सोर्सेज ऑफ फंड। Now the most important thing is that we are writing decrease in working capital, और ये working capital का decrease कहां से आया था? Statement of working capital changes से आया था। तो एक बात का आप हमेशा ध्यान रखना कि जब हम statement of working capital बनाते हैं तो उसमें जो हमारे पास decrease increase होता है, जो हमारे पास decrease increase होता है वो हमारा sources या application हो सकता है। अब सर ये बताइए कि मैं डिक्रीज यहां क्यों लिख रहा हूं और इंक्रीज यहां क्यों लिख रहा हूं? वाई वी आर कंसिडरिंग डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एज अ सोर्स एंड वाई वी आर कंसिडरिंग इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एज आवर एप्लीकेशन? सो लेट अस डिस्कस। ये बताओ मुझे एकदम छोटी सी सिंपल सी बात, करेंट एसेट्स थे और करेंट लायबिलिटी, तो ये क्या बनते थे? वर्किंग कैपिटल। मैंने बोला कि अगर करेंट एसेट्स बढ़ रहा होगा तो वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा होगा। अब करंट एसेट्स बढ़ने का मतलब कि मैंने करंट एसेट्स एक्वायर किए होंगे, मैंने स्टॉक खरीदा होगा, मेरे डेटर आए होंगे, मेरे प्रीपेड एक्सपेंसेस किए होंगे, तो मेरे पास से कहीं ना कहीं मैंने पैसे को अप्लाई किया होगा, मैंने कहीं ना कहीं फंड को अप्लाई किया होगा, जिसकी वजह से मेरे पास करंट एसेट्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो जब करंट एसेट्स में मैंने अप्लाई किया होगा तभी तो वर्किंग कैपिटल बढ़े होंगे। इट मींस कि इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल डिनोट्स दैट यू हैव अप्लाइड योर फंड समवेयर। ओके सर, अच्छा एक बात बताओ, करंट एसेट्स में कोई चेंज नहीं हुआ, करंट लायबिलिटी बढ़ गई, करंट लायबिलिटी बढ़ने से वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा? डिक्रीज। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी मींस डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अब करंट लायबिलिटी क्यों बढ़ी होगी? हो सकता है करंट लायबिलिटी बढ़ने के रीजन हो कि मैंने उधार ले लिया, मैंने क्रेडिटर से उधार पे सामान लिया, इसका मतलब कि मेरे पास से पैसा नहीं गया, इसका मतलब कि मेरे पैसे बच गए। तो पैसा न देना या पैसा बचाना इज ऑल्सो अ सोर्स। यह भी हो सकता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि आपको एक्सपेंसेस पे करने थे लेकिन आपने पे नहीं किया। इट मींस कि यू हैव सेव्ड योर कैश। जब आपने कैश को बचा लिया इसका मतलब कि यू आर नॉट पेइंग कैश या यू आर नॉट अप्लाइंग कैश। तो अगर आप किसी चीज को पे नहीं करते या आप किसी चीज पे एप्लीकेशन नहीं करते, इट मींस यू आर सेविंग एंड सेविंग इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फंड। बात समझ में आई? तो मैंने शॉर्ट टर्म लोन ले लिया, शॉर्ट टर्म लोन ले लिया होगा तो बताओ कैश या मेरे पास फंड आ गया होगा, इट मीन सोर्स है। लेकिन जब हम शॉर्ट टर्म लोन्स लेते हैं तो बताओ मेरी करंट लायबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है, और करंट लायबिलिटी बढ़ती है इसका मतलब वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। तो जब जब वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होता है तब तब मेरा फंड
फंड सोर्सेज जो होता है वो बढ़ता है, यानी कि डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फंड। आ रही बात समझ में? उसके उल्टा क्या हो सकता है, अगर मेरा करंट एसेट्स बढ़ता है इट मींस कि आई एम अप्लाइंग माय फंड इन परचेजिंग इन्वेंट्री और परचेजिंग क्या कह सकते हो डेटर हमारे बढ़ रहे हैं, डेटर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि मेरे पास पैसा या फंड आ नहीं रहा है। तो जब सोर्सेज नहीं आ पा रहा है इट मींस कि आई एम अप्लाइंग समवेयर। सो बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर डिक्रीज हो रहा है वर्किंग कैपिटल इट मींस कि योर करेंट लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग, एंड करेंट लायबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब कि यू आर क्रिएटिंग अ सोर्स ऑफ फंड। उसका उल्टा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मींस यू आर अप्लाइंग फंड ऑन करेंट एसेट्स और फॉर परचेजिंग करेंट एसेट्स, सो इट इज योर एप्लीकेशन ऑफ फंड। क्लियर हो गया? डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज अ सोर्स, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज योर एप्लीकेशन। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल सोर्स, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल application. Fund from operation is a source, fund used in operation is an application. Okay sir. Now last thing is that यहां पे हमारे पास सोर्सेज, यानी कि यहां से मेरे पास पैसा आ रहा है, यहां से मेरे पास फंड आ रहा है, तो ये हमारा सोर्स हो गया। यहां मेरा पैसा क्या लग रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, यानी कि अप्लाई हो रहा है, तो ये हमारा एप्लीकेशन हो गया। कहां लग रहा है? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, मैंने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर दिए। रिडीम का मतलब साहब मैंने पेमेंट किया, पेमेंट का मतलब मेरे पास से फंड चला गया। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का मैंने पेमेंट किया, पेमेंट का मतलब कैश गया यानी कि फंड गया। पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, लोन का पेमेंट किया, फंड गया। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का पे करो, पैसा जाएगा। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपने एसेट खरीदा, पैसा गया, फंड गया। ठीक। फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन इज एन सोर्स एंड फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन इज योर एप्लीकेशन। एंड इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज योर सोर्स एंड इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज योर एप्लीकेशन। आई गेस क्लियर हो गई चीजें। 2-3 बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब कभी भी हम स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लगा रहे हैं, फंड फ्रॉम ऑपरेशन लगा रहे हैं या फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। पहली चीज क्या है, जब हम स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस बना रहे होंगे तो हमें इंक्रीज डिक्रीज देखना है, और इंक्रीज डिक्रीज में करंट एसेट्स के साथ पॉजिटिव रिलेशन एंड करंट लायबिलिटीज के साथ इनवर्स रिलेशन। करंट एसेट्स बढ़ेगा, वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, करंट लायबिलिटी घटेगी, वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, बिकॉज इनवर्स रिलेशन। तो इंक्रीज डिक्रीज लिखेंगे। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको लिखेंगे जरूर, लेकिन हम रिवर्स कर देंगे। मतलब अगर इंक्रीज हो रहा है तो बैलेंसिंग फिगर डिक्रीज की तरफ आएगा, लेकिन हम लिखेंगे क्या, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये बिल्कुल कैशलेस स्टेटमेंट की तरह है। इसमें जब हमारा निकल के आएगा तो क्या आएगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। और जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो सोर्स होगा और क्या होगा, एप्लीकेशन। सोर्सेज में ये तरीके हैं और फंड में ये तरीके हैं। ठीक, क्लियर हो गया। 2 चीज बस याद रखना है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन अगर आएगा तो सोर्स है, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज अ सोर्स। फंड लॉस इन ऑपरेशन इज अ एप्लीकेशन एंड इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज योर एप्लीकेशन। क्लियर। 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं और आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। 2-3 बातों का ध्यान रखना है जिसमें मैंने बताया था। एक हम लोग को पढ़ना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बारे में, एक हमको पढ़ना है प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में, और एक हमको पढ़ना है प्रपोज डिविडेंड के बारे में। तो 3 हमें अकाउंट के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करना है, जो कि हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।